हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में। आपके यहाँ पे अलग अलग पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। अलग अलग फॉर्मेट्स में आपकी जो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस होती है उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे दो लाइंस के बीच में जो एंगल निकालने का फॉर्मुला है उसके साथ साथ उनके जो स्पेशल केसेस हैं, पैरेलल लाइंस के केसेस, परपेंडिकुलर लाइन के केसेस, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो काफी अच्छा यहाँ पर जो है एक सपोर्ट आपको मिलने वाला है एज फार एज योर पीवाईक्यूज आर कंसर्न। आप अगर देखेंगे तो आपके कई सारे सवाल यहाँ पर इन आइडियाज पे बेस्ड ही होते हैं। एकदम सिंपल सिंपल आपके सवाल जेई में देखने के लिए मिलते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका जो सबसे पहला आइडिया है दैट इज टू लुक एट द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपको डेटा क्वेश्चन में किस तरीके से गिवन है, राइट। सो पहला फॉर्मेट है यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्मेट। क्लियर है कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैं दे देता हूं और एक अगर मैं आपको स्लोप की वैल्यू दे देता हूं तो आप एक पर्टिकुलर लाइन यहां पर बना पाओगे। अगर आप यहाँ पे इनमें से कोई भी एक डेटा हटा लोगे देन यू विल बी एबल टू ड्रॉ मल्टीपल लाइंस, है ना। तो हम यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर लिखना चाह रहे होते हैं तो हमेशा ही हमें दो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। द फर्स्ट केस बेसिकली डील्स विद द सिनेरियो जब आपने क्या किया है, जब आपने स्लोप एंड पॉइंट की मदद से लाइन लिखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसा कुछ डेटा आपको देता हूं कि यार एक लाइन है जो लेट अस से थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में, तो स्लोप आप खुद से निकालना जानते हैं। स्लोप की वैल्यू कैसे निकलेगी? tan थीटा की मदद से निकलेगी। सो इस लाइन का जो स्लोप है उसको मैं m से रिप्रेजेंट करूंगा और उसकी वैल्यू निकालूंगा tan थीटा कैलकुलेट करके। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे इसके ऊपर कोई एक पॉइंट भी बता दो। अगर मैं इसके ऊपर पॉइंट आपको बताता हूं, लेट अस से p पॉइंट का यहां पर जो है हमने यहां पे वैल्यू ले लिया है x1 y1। So now this particular combination of slope and point is going to create this one single line। और कोई लाइन बेसिकली यहां पर हम नहीं देख सकते हैं जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, राइट। इस पॉइंट से पास होने वाले आप मल्टीपल लाइंस बना सकते हैं, यस। जैसे इस तरह की एक लाइन बना सकते हो लेकिन उसका एंगल चेंज हो जाएगा। इस तरह के एंगल वाली एक मल्टीपल लाइन आप बना सकते हो, यस। इस तरह की आप एक पैरेलल लाइन बना सकते हो जिसका एंगल सेम रहेगा लेकिन फिर वो इस पॉइंट से पास नहीं होगी। सो पॉइंट और स्लोप इसलिए यहां पर जो है काफी इंपॉर्टेंट आपका कॉम्बिनेशन है जहां पे आपको एक पर्टिकुलर लाइन लिखते डेफिनेटली आ जाती है, ठीक है ना। अब लाइन लिखने के लिए फिर से हम यहाँ पे स्लोप का ही आइडिया इस्तेमाल करते हैं। एंड आई होप कि सभी ने एटलीस्ट एक बार ये सारी चीजें देखी हुई होंगी, बट लेट मी हेल्प यू आउट विद द बेसिक आइडिया एज वेल कि यार अगर मैं यहाँ पे कोई एक मूविंग पॉइंट क्यू लेता हूं जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, सो आई कैन डेफिनेटली से कि आपकी जो पी क्यू का स्लोप है that should match with the slope of the given line which is equal to tan theta। और स्लोप कैसे निकालते हैं? अगर मैं यहाँ पे p और q का स्लोप निकालना चाहता हूं देन ये स्लोप होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका स्लोप होता है, मतलब y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 यहां पर इसका स्लोप होगा। बट इट हैज टू मैच विद अवर ओरिजिनल स्लोप ऑफ tan थीटा, क्योंकि लाइन की डेफिनेशन ही ये है कि स्लोप चेंज नहीं होगा। आप q को इस तरीके से यहां पे मूव कर सकते हो कि स्लोप आपकी वैल्यू हमेशा ही tan थीटा के बराबर बनी रहे। दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सो अगर आप यहां पे बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हो tan थीटा की जगह अगर m लिखते हैं, यू गेट द फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच इज स्लोप पॉइंट फॉर्मेट या पॉइंट स्लोप फॉर्मेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब यहीं पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सेकंड फॉर्मेट है वो भी काफी इजीली आप डीकोड कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपको अब रादर देन गिविंग दिस पर्टिकुलर एंगल, अगर मैं आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे प्रोवाइड करा दूं, है ना। लेट से मैंने यहां पर एक पॉइंट प्रोवाइड कर दिया आपको जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x2 y2 के बराबर है। सो इन दैट केस आप स्लोप खुद से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आप यहां पे pr का स्लोप लिखना चाहते हो, अगर आप pr का स्लोप लिखोगे तो कितना लिखोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। Exactly that is what we are going to replace in place of m to generate the equation of line, ठीक है ना। यहां पर आगे सारे बच्चे देख चुके हैं कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर इसको m से रिप्लेस करता हूं तो मेरा ये पहला वाला इक्वेशन तो आ ही चुका था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसको तो हम समझ चुके हैं। बस m की वैल्यू अब अगर आपको निकालनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ टू गिवन पॉइंट्स, सो अगेन आपका स्लोप का फॉर्मुला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसकी मदद से आप यहाँ पे स्लोप की वैल्यू को ही एक्चुअली क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो। ये LHS आपका चेंज नहीं हुआ है, ये ब्रैकेट आपका चेंज नहीं हुआ है, बस m की वैल्यू ऐसा लग रहा है कि आपने सब्स्टिट्यूट कर दी है बाय यूजिंग द 2 पॉइंट्स जो आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। सो 2 पॉइंट फॉर्मेट आपका काफी कुछ सिमिलर है एज द फर्स्ट वन जहां पे आपको स्लोप और पॉइंट दिया हुआ होता है, ठीक है ना। तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड देन कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स विच इज बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में ये क्या कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि स्लोप कितना है और y एक्सिस के ऊपर आपकी जो लाइन है वो कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है ये भी आपको दे दिया जाता है, ठीक है ना। सो ऐसे सिनेरियो में आप यहां पे सोच सकते हैं कि आई कैन प्रीटी इजीली कन्वर्ट दिस कॉम्बिनेशन इनटू पॉइंट स्लोप फॉर्मेट,
सोच के देखो एक बार फिर से, क्या यहां पर हम सोच रहे हैं कि यार मुझे अगर इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जहां पे मुझे क्या क्या डेटा दिया गया है, मुझे बेसिकली थीटा दिया गया है या फिर मुझे स्लोप दिया गया है। थीटा दिया है तो स्लोप हम खुद से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली स्लोप दिया है तो वी विल बी एनीवेज वेरी हैप्पी, ठीक है ना। सो अगर मैं यहां पर स्लोप की वैल्यू आपको देता हूं और ये बताता हूं कि ये फर्दर किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, सो उसको अगर मैंने यहां पे 0,c नाम दिया है, ठीक है ना। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कितना लेंथ कट कर रहा है ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट करता है तो, और इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर कट करता है तो, ठीक है ना। लेकिन हम इसको फॉर्मूले में लिखते समय हमेशा सी से रिप्रेजेंट करेंगे, बट सी इन इटसेल्फ कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन की लाइन कहां पे इसको कट कर रही है। लेकिन जैसे आप यहां पर देखते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर ही सी डिस्टेंस पे कट कर रही है, तो हम तो सीधे सीधे इसका कोऑर्डिनेट ही लिख सकते हैं, और कोऑर्डिनेट लिख लिया मतलब आपके इसमें पॉइंट आ गया, स्लोप आपके इसमें पहले से था, तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पे आप यहां पर पॉइंट स्लोप फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और जैसे आप इसको ओपन करते हो आपको मिल जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हमारा क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर अगर एक आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है, एक सिंगल अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड हो गई थी, तो हमने यहां पे उसको 2 पॉइंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया था। फिर ये हमें जो 2 पॉइंट फॉर्मेट वाली अंडरस्टैंडिंग है ना, उसके बाद में हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना, ये भी हम जनरेट कर पा रहे हैं। वैसे ही क्या इस चीज को भी हम जनरेट कर सकते हैं। अगला वाला फॉर्मेट है आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्मेट। सो अगर कोई आपको इस तरह का कंडीशन देता है कि आपके पास में जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कितना कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो अभी हमने ऑलरेडी वाई इंटरसेप्ट की बात करी है, ऐसे ही आपका एक्स इंटरसेप्ट भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है ना। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे कितना लेंथ कट किया है, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि वाई एक्सिस पे कितना लेंथ कट किया है। लेकिन जैसे आप ये डेटा पॉइंट्स मुझे देते हो, मैं सीधे सीधे क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूं इस पॉइंट पे, मैं ये दोनों पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ये आपका लेटर से ए पॉइंट हो गया विच इज a,0, और ये आपका बी पॉइंट हो गया विच इज 0,b। सो नाउ आई कैन यूज 2 पॉइंट फॉर्मेट टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, और जैसे आप 2 पॉइंट फॉर्मेट लिखोगे आपको ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करते आ जाएगा, जहां पे आप ये नोटिस करते हो कि x के नीचे आपका x इंटरसेप्ट का लेंथ है और y के नीचे आपका y इंटरसेप्ट का लेंथ है। इसको हम कहते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्मेट, क्योंकि दोनों ही इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज हमें दी हुई होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, जहां पे हम ये फॉर्मेट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सो आपको जब भी यहां पर इस तरह का कोई रेशो मिलता है x अपॉन ए y अपॉन b और ऐड करके अगर इक्वल टू 1 है, तो समझ जाना कि यहां पर ये a और b आपके क्या बनने वाले हैं, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के वैल्यूज बनने वाले हैं, ठीक है ना। अगेन दिस a एंड b वैल्यू कैन बी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब आपने जो इंटरसेप्ट क्रिएट किया है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर क्रिएट किया हुआ होना चाहिए, तभी आपके ए और बी के वैल्यूज नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो ये अभी हमने एक एक करके देखो हम डिस्कस करते जा रहे हैं। आपके पास में यहाँ पे जो डेटा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको यहाँ पे इंटेलिजेंटली सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मेट यूज करके आपको बेस्ट बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। इसको कर लोगे आगे। आपको यहां पर दोनों पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ए और बी। अगर आप 2 पॉइंट फॉर्मेट यहां पे अप्लाई करते हो, लेटर से मैं यहां पर करता हूं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एंड स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। बस इस तरीके से आपके यहाँ पे स्लोप निकलता है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे b से डिवाइड कर सकते हैं और माइनस a को अंदर भेज सकते हैं, तो यहाँ पे y बाई b आ जाएगा, माइनस a को अंदर भेजेंगे तो माइनस x बाई a एंड प्लस 1 बनेगा, एंड इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज के आपका x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, इस तरह की इक्वेशन आपको मिल जाती है, ठीक है ना। वेरी वेरी इजी। ये सारे आइडियाज जो है ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आपको एक बार देखा हुआ होना चाहिए आगे से, तो क्योंकि क्वेश्चन में हम डायरेक्टली फॉर्मुलेस का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना। बट एक बार देखा हुआ होता है तो हमें यहाँ पर लगता है कि यस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एज वेल, केवल हमने यहाँ पर रटने की कोशिश नहीं करी है, राइट। दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू गो थ्रू दीज पर्टिकुलर डिस्कशंस एज वेल। एंड जनरल फॉर्मेट अगर आप यहाँ पर मुझसे पूछो तो ये एक्चुअली कोई डेरिवेशन नहीं होता है इसका, है ना। जैसे इसको तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कुछ ना कुछ कि हाउ वी आर बेसिकली गेटिंग टू दीज पर्टिकुलर इक्वेशंस बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव। लेकिन जनरल फॉर्मेट इसके अपोजिट आपको यहाँ पे फील होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी फॉर्मेट को यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे क्या नजर आएगा, उसको ही हमने यहाँ पे जनरल फॉर्मेट बोल दिया है, ठीक है ना। जैसे आप अगर यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे x के साथ में कुछ ना कुछ है, y के साथ में कुछ ना कुछ है, एंड देन देयर इज वन कांस्टेंट टर्म एज वेल जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड में पुश कर सकते हैं। मतलब इन जनरल ये है कि x का एक टर्म होता है, एक y का टर्म होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है। आपका जो स्ट्रेट लाइन है अल्टीमेटली इतने कॉम्बिनेशंस के साथ में हमेशा ही लिखा जा पाता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मेट जो है इस तरीके से डिफाइन करके रख दिया है,
ऑलराइट, सो ax प्लस बी आई प्लस सी, आपको कभी भी इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन मिलती है तो आप समझ जाएंगे कि यार ये जो लीनियर इक्वेशन है x और y में, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, राइट। एंड देन कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, विच इसको हम यहां पर कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म बेसिकली यहां पर जो डेटा होता है वो काफी अलग तरीके से दिया हुआ होता है। लेट मी डू इट हियर इटसेल्फ। आपको लेट अस से कोई ऐसा बोल दे कि आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना है, आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना है जो, जिस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं ओरिजिन से, तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है उसका लेंथ आता है बेसिकली p यूनिट्स के बराबर, और वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है वो एंगल बनाता है अल्फा के बराबर, ठीक है ना। इस तरह से अगर आपको कोई डेटा देता है तो आप यहां पे इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, ये यहां पर जो है नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मेट है, ठीक है ना। अगेन सुन लो ध्यान से, नॉर्मल फॉर्मेट कैसे आ रहा है, हमें लाइन की इक्वेशन जो निकालनी हो तो ग्रीन लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन जो डेटा दिया है वो दोनों ही डेटा पॉइंट्स क्या है कि अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहा हूं तो परपेंडिकुलर ड्रॉप की वैल्यूज क्या क्या है, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कितना है वो p के बराबर है, और आपका जो एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉप विद एक्स एक्सिस वो कितना है, तो वो अल्फा के बराबर है, ठीक है ना। सो ऐसे क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करने के लिए फिर से हमें क्या करना होगा, हमें कुछ चालाकी यहां पर दिखानी पड़ेगी, है ना। हमें यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ टू बेसिकली गेट द वैल्यूज जो हम यूज कर सकते हैं किसी ऊपर वाले फॉर्मेट में, राइट। सो वो अगर आप यहां पे करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहां पर आपके इसमें क्या है, ये 90 है, ये अल्फा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले प्रॉपर्टी से हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि ये बाहर वाला एंगल आपका 90 प्लस अल्फा के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर इस केस में मैं स्लोप लिखने की बात करता हूं तो ये tan ऑफ 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, और tan ऑफ 90 प्लस अल्फा कितना होता है, माइनस ऑफ कॉट अल्फा होता है, कितना होता है, माइनस ऑफ कॉट अल्फा, ठीक है ना। तो स्लोप की वैल्यू इस ग्रीन कलर के लाइन की जो है अल्फा के टर्म्स में माइनस कॉट अल्फा के बराबर निकल रही है, ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब आती है पॉइंट की बात। सो पॉइंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट के लिए आप एक सिंपल सा यहां पे थॉट ले सकते हैं कि यार ये जो मेरे पास में परपेंडिकुलर ड्रॉप है, मुझे इसका लेंथ पता है कितना, मुझे इसका लेंथ पता है p यूनिट्स के बराबर। सो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप फर्दर देता हूं और मुझे क्योंकि ये एंगल भी अल्फा के बराबर पता है, सो छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं इस व्हाइट कलर के ट्राइंगल के अंदर, और ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका लेफ्ट हैंड ये जो आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये p cos अल्फा के बराबर होना चाहिए, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये आपका p sin अल्फा के बराबर होना चाहिए। एंड क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली आपको ये ए पॉइंट निकाल के दे रहा है विच इज बेसिकली p cos अल्फा एंड p sin अल्फा, p cos अल्फा एंड p sin अल्फा। सो इसकी मदद से आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है ना। सो हमारे पास में a नाम का पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, और हमारे पास उस लाइन का स्लोप भी अभी आ चुका है माइनस ऑफ कॉट अल्फा के बराबर। तो आप यहां पर अपना इक्वेशन अगर लिखेंगे तो आपका आंसर यहां पे फाइनली आ जाएगा, है ना। यहां पे ट्राई करें छोटे से में लिखने की, या आगे वाले पेज पे ही लिख लें, यहां पे कहीं कर लेते हैं, चलो लेट मी फाइंड सम स्पेस फॉर यू गाइस। हाँ जी, यहां कर लेते हैं नॉर्मल फॉर्मेट का डिस्कशन। सो हमने यहां पर अभी क्या लिखा है, हमारे पास एक पॉइंट ए आ चुका है विच इज बेसिकली हाउ मच, p cos अल्फा एंड p sin अल्फा, एंड उसके साथ में जो स्लोप की वैल्यू है हमारे रिक्वायर्ड लाइन की वो माइनस ऑफ कॉट अल्फा के बराबर आ चुकी है, ठीक है ना। तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1, मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहां पे कॉट अल्फा लिखने की जगह cos अल्फा अपॉन sin अल्फा कर लें, cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, एंड इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में x माइनस p cos अल्फा जाने वाला है, ठीक है ना। बस यहां पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन आ जाएगा इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में तो आपको मिलेगा y sin अल्फा, उसके साथ में माइनस p sin स्क्वायर अल्फा, राइट हैंड साइड में माइनस cos अल्फा अंदर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो माइनस cos अल्फा इंटू एक्स या माइनस x cos अल्फा, एंड उसके साथ में आ जाएगा आपका प्लस p cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा को इस तरह भेजेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा के साथ में मिलकर ये केवल p बचेगा, p कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये x cos अल्फा आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, सो ओवरऑल इक्वेशन आपकी बन जाएगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा शुड बी इक्वल टू p, है ना। एंड दैट इज व्हाट इज अवर एक्चुअल इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्मेट, ठीक है ना। याद रहेगा नॉर्मल फॉर्मेट में हमारी जो कंडीशंस होती है पहले तो वो याद होना चाहिए, ठीक है ना। कंडीशन ये है कि अगर कोई एक लाइन की इक्वेशन निकालना है, लेकिन आपको जो पता है वो क्या है कि उस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप गिर रहा है वो किस लेंथ का है और उसका एंगल
एक्स एक्सिस के साथ में कितना बन रहा है, ठीक है ना। सो इफ दीज वैल्यूज आर इक्वल टू पी एंड अल्फा, देन आपका जो इक्वेशन निकलता है दैट इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ऑलराइट, सो दीज आर सम बेसिक आइडियाज जो आपको अगर पता है स्ट्रेट लाइंस के, तो आप यहां पर अपने क्वेश्चन में डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट अलग अलग फॉर्मेट्स का यूज कर सकते हैं और अपने आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं यहां पर सवाल किस तरीके से आते हैं, बिकॉज सवाल करते करते ही हमें यहां पर फील आएगा कि हम एक्चुअली टॉपिक को समझ पा रहे हैं या नहीं। ऑलराइट, यहां पर क्या दिया है देखो, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमें यहां पे देख रखे हैं एंड हमें बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स पी। सो मीडियन क्या होती है हम सब जानते हैं, इक्वेशन निकालने की अब चलो हम यहां पर कोशिश करेंगे। सो आपके पास में अभी जो अवेलेबिलिटी है वो एक ट्राइंगल की है ना, इस तरह से एक ट्राइंगल मान लेते हैं। चलो एक ट्राइंगल हमारे पास में है पी क्यू एंड आर। ऑलराइट, एंड मीडियन मतलब क्या हो गया, मीडियन मतलब इस तरह से आपके पास में कोई एक लाइन है जो सामने वाले मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए बन रही है, ठीक है, यह हो गया आपका मीडियन। राइट, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है हमारे, 2,1 है, -2,3 है एंड उसके साथ में हमें यहां पे 1,6 मिल रहा है। राइट, सो मीडियन की इक्वेशन अगर आपको निकालनी तो आप जानते हैं कि अगर P से मैं अपनी मीडियन बना रहा हूं तो Q और R के मिड पॉइंट से बेसिकली मुझे उस चीज को पास करवाना पड़ेगा। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले तो यहां पे इसका मतलब हमें लगाना चाहिए। मैं यहां पे Q और R का मिड पॉइंट पहले M आइडेंटिफाई करना चाहूंगा, विच वुड बी दिस प्लस दैट अपॉन 2 मतलब -1/2 एंड दिस प्लस दैट अपॉन 2 मतलब 9/2, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, Q और R के वैल्यूज है, -2,3 1,6, ठीक है ना। सो दोनों को ऐड करके -1/2 एंड देन इन दोनों को ऐड करके 9/2। सो मेरे पास अभी क्या आ चुका है, मेरे पास में जो बेसिकली लाइन मतलब मीडियन मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है उस पर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स आ गए। 2 पॉइंट्स आ गए तो यही तो हम कब से बात कर रहे हैं कि यार आपको 2 पॉइंट फॉर्मेट पता है तो आप 2 पॉइंट फॉर्मेट यूज कर लो। आपको जो कंडीशन क्वेश्चन में नजर आती है उसको इस्तेमाल करके आप अपना फॉर्मेट डिसाइड करो और अपनी लाइन की इक्वेशन लिखो, ठीक है। सो ये काफी ऑब्वियस हो गया है कि हम 2 पॉइंट फॉर्मेट यहां पे इस्तेमाल करेंगे। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू सम स्लोप इनटू x माइनस x1। राइट, सो मैंने अभी 2,1 जो है उसका इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं क्या करना चाहूंगा, मैं इसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की मदद से स्लोप की कैलकुलेशन भी करना चाहूंगा। तो हो जाएगा 9/2 माइनस 1 y2 माइनस y1 एंड -12 -2। बस ये कैलकुलेशन करके लिख दो और ये जो भी आ रहा है यही आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। यहां पर आ जाएगा आपके इसमें 7/2 के बराबर वैल्यू एंड नीचे आ जाएगा आपका -5/2 के बराबर वैल्यू, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा कितना आपका, यहां से 2 and 2 तो आप कैंसिल कर सकते हैं, -5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो यहां पे। सो -5y प्लस 5 शुड बी इक्वल टू 7x माइनस 14 एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस 7x प्लस 5y एंड देन आपका जो कांस्टेंट इस तरफ अगर आता है तो ये इक्वल टू 19 आप इसको लिख सकते हो एंड यही आपका फाइनल आंसर आ गया, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, ठीक है ना। कहां से पास करता है, 2,1 से ये आपका पास करता है। देखो 2 डालेंगे तो यहां पर 14 बनेगा, 1 डालेंगे तो 5 बनेगा, दोनों को जोड़ के आपका 19 आ रहा है। तो मतलब इस पॉइंट से तो पास डेफिनेटली कर ही रहा है। बाकी ऐसे आप यहाँ पे 9/2 एंड देन -12 डाल के भी एक बार के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये है आपकी बेसिकली कहानी, है ना। इस तरह से आप यहाँ पर अपने जो है फॉर्मेट्स को पहले आइडेंटिफाई करोगे, है ना। डेटा हमें यहाँ पे किस फॉर्मेट को यूज करने का सजेशन दे रहा है वो यूज करके हम अपना आंसर इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस ट्राई एंड सॉल्व अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव इज दिस। थोड़ा सा यहाँ पर जो है देखने में सवाल बड़ा हो गया है, पिछला वाला सवाल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फील हो रहा था। यहां पर आपको क्या दिया है देखो ध्यान से, let the area of the triangle formed by a straight line L is equal to x plus by plus c is equal to 0 with coordinate axis भी 48 square units। ये जो भी लाइन बन रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करेगी और कट करके ऑब्वियसली ट्राइंगल बनेगा, है ना, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऑलरेडी 2 लाइंस है, एक लाइन और आ जाएगी तो एक ट्राइंगल यहां पर बनने वाला है। राइट, उस राइट एंगल ट्राइंगल का, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में। उसका एरिया बेसिकली 48 के बराबर हमें पता है। फिर क्या बोल रहे हैं, इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन आपको यहां पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू निकालकर बताना है, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट क्रिएट द स्ट्रक्चर। आपके पास ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देन लेट अस से दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन एंड देन फर्दर द इंफॉर्मेशन इज समथिंग लाइक दिस कि आपने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन to this line makes an angle of 45 degree, makes an angle of 45 degree with x axis,
है ना, ऐसा हमारे पास में इंफॉर्मेशन है। अब ऐसा इंफॉर्मेशन हालांकि हमारे पास में, और अभी अभी हमने नॉर्मल फॉर्मेट डिस्कस किया भी है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हो कि मिसिंग पीस क्या है कि आपको यहां पर ये परपेंडिकुलर लेंथ जो है, ड्रॉप जो है, वो तो इन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। अगर ये दिया हुआ होता तो तुम्हें यहां पे इस लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली ही निकाल लेता और कंपेयर करके मेरे पास में यहां पे बी और सी आ ही जाते हैं, राइट। मुझे फिर उस केस में वो एरिया की जरूरत नहीं पड़ रही होती। सो कहीं ना कहीं यहां पर जो है हमने नॉर्मल फॉर्मेट को अभी उतना ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं यहां पे, लेकिन तब भी क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है तो इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, तो जो बचा हुआ एंगल है ट्राइंगल के अंदर, ये भी 45 डिग्री ही होना चाहिए ताकि एंगल सम प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे ट्रू हो जाए। या फिर जैसे आपने पहले भी किया था, एक्सटर्नल एंगल को हम यहाँ पे जो है पहले नोटिस कर सकते हैं कि आपका जो बाहर वाला एंगल है वो 90 और 45 का सम होगा, मतलब 135 होगा। या फिर यहाँ पे आपने 45 लिख लिया तो आप बचा हुआ एंगल फिर से यहाँ पर 135 डिग्री नोटिस कर सकते हो। और एक बार ये 135 डिग्री आ गया है, इसका मतलब क्या है कि हम इस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप जानते हैं कि -1 के बराबर होगा। जल्दी बताओ स्लोप की वैल्यू कैसे निकलती है? स्लोप की वैल्यू निकलती है बेसिकली tan थीटा से। सो tan ऑफ 135 डिग्री कितना हो जाएगा आपका? -1 के बराबर हो जाएगा। एंड नाउ वी नीड टू स्टार्ट फाइंडिंग द रिक्वायर्ड वैल्यूज। हमें यहाँ पे b और c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। सो हमारे पास में जो लाइन दिया हुआ है वो क्या है? लाइन दिया हुआ है हमारे पास में x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एंड नाउ नोटिस दिस कि ये लाइन हमें जनरल फॉर्मेट में गिवन है। जब भी जनरल फॉर्मेट में आपकी लाइन गिवन होती है तो हम ज्यादा चीजें डिकोड नहीं कर पाते हैं। इसी के प्लेस में अगर मेरे पास में लेटर से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में लाइन गिवन होती तो मैं बड़े ही आसानी से स्लोप और इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई कर पाता, राइट। सो हमारा टारगेट यही होता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि जब भी जनरल इक्वेशन दिए गिवन है हम उसको किसी एक दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करें जो हमारे इंटरप्रिटेशन के लिए ज्यादा बेटर होता है। एंड उसमें से एक फॉर्मेट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, y इक्वल टू mx प्लस सी। ऑलराइट, सो y इक्वल टू समथिंग, मतलब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा तो ये हो जाएगा कितना? by इज इक्वल टू -x माइनस सी। और b से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो यहां पर आती है इक्वेशन जो दिखती है कुछ इस तरीके से, विच क्लियरली मीन्स कि यार देखो ये जो आपके इसमें एंटिटी है ना, ये m को रिप्रेजेंट करेगी और ये जो एंटिटी है ये आपके इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। इंटरसेप्ट यूजुअली हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, c क्वेश्चन में ऑलरेडी है तो मैं वहां पे लिखना नहीं चाह रहा हूं कि ये c है, बट आई थिंक चलो हम यहां पे m तो इसको लिख ही सकते हैं, राइट। लेकिन अब अच्छी बात क्या है कि अगर आप अपनी लाइन की इक्वेशन को देखते हो जो क्वेश्चन में गिवन है तो वहां से पता चलता है कि आपका जो स्लोप है वो -1/b के बराबर होना चाहिए। लेकिन स्लोप तो -1 है, ये तो हमें पहले से पता है। स्लोप अगर -1 हमें पहले से पता है तो हम यहां पर कंपेयर कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मतलब आपका b का वैल्यू कितना आ जाएगा? b का वैल्यू आपका 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। b का वैल्यू आपका फॉर श्योर 1 के बराबर आना चाहिए। और b का वैल्यू अगर आपका 1 के बराबर आना चाहिए तो लेट अस राइट अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द लाइन L, क्योंकि हमें यहां पे अब एक्स्ट्रा डेटा पता चलते जा रहे हैं तो हम अपने रिक्वायरमेंट को यहां पर जो है ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर मैं अपने नोन वैल्यूज जो है उनको सब्स्टिट्यूट करते जाऊं तो b का वैल्यू यहां पर मैंने ऑलरेडी 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है ना। तो आपके पास में प्लस c इक्वल टू 0 आया है, राइट। यहां तक की कहानी समझ में आई। अब मुझे c पता करना है, मेरे पास में यहां पे टारगेट है कि मैं b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल कर बताऊं, राइट। b का वैल्यू ऑलरेडी 1 आ चुका है तो b स्क्वायर का वैल्यू भी आपका यहां पे 1 के बराबर ही आने वाला है। अब यहां पे आप नोटिस करते हो कि आपको जो डेटा दिया है दैट हैज समथिंग टू डू विद एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल जो आपको बन रहा है, ठीक है ना। ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इफ आई नेम दीज वैल्यूज तो ज्यादा अच्छे से बात हो पाएगी। लेट अस से इसको मैंने ओरिजिन बोल दिया O, इसको मैंने A पॉइंट बोल दिया, इसको मैंने B पॉइंट बोल दिया। सो बेसिकली हमें OAB का एरिया जो है ये गिवन है 48 के बराबर। सो 48 एरिया हम काफी इजीली लिख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यूज पता कर लूं तो। और इंटरसेप्ट की वैल्यू पता करना आसान है अगर मैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्मेट क्रिएट करता हूं तो यहां पे जैसे हमारे पास में स्लोप का इंफॉर्मेशन था तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट प्रेफर किया था, वैसे ही डबल इंटरसेप्ट फॉर्मेट अगर मेरे पास में आता है तो मुझे दोनों इंटरसेप्ट डायरेक्टली पता चल जाएंगे। सो दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग एट दिस पॉइंट कि हमें कहते हैं कि यार चलो एक काम करते हैं, ये जो c है इसको राइट हैंड साइड में भेजते हैं। सो x प्लस वाई इक्वल टू -c हो जाएगा और दोनों साइड -c से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों साइड -c से डिवाइड कर देते हैं। देन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 मैचेस विद द डबल इंटरसेप्ट फॉर्मेट। मतलब आपका जो x इंटरसेप्ट है वो भी -c से रिप्रेजेंट हो रहा है और जो आपका y इंटरसेप्ट है वो भी -c से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। और अगर मेरे पास में दोनों इंटरसेप्ट आ गए हैं तो एरिया का वैल्यू कैसे लिख सकता हूं मैं?
मैं एरिया यहां पे लिख पाऊंगा विच इज बेसिकली हाफ ऑफ पहला इंटरसेप्ट इनटू दूसरा इंटरसेप्ट, और ये वैल्यू आपको 48 के बराबर देख रखी है। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे सी स्क्वायर का वैल्यू आपका 96 के बराबर आ जाएगा। सी स्क्वायर का वैल्यू अगर आपका 96 के बराबर आया है तो बी स्क्वायर अगर आप इसके अंदर जोड़ दोगे तो आपको वैल्यू 97 मिलनी चाहिए, और यही फिर इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, सो ये वाले क्वेश्चन में देखो कितना बढ़िया सवाल है। यहां पर पहले तो हमने अपने डेटा को अच्छी तरीके से समझा, फिर हमने यहां पे स्लोप निकालने के बाद में बी का वैल्यू आइडेंटिफाई किया यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ज्यादा काम का नहीं होता है, उसको हम जब कन्वर्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में या फिर डबल इंटरसेप्ट फॉर्मेट में, सो दैट इज वेयर वी एक्चुअली ट्राई टू फाइंड द वैल्यू, फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सो कुछ कुछ फॉर्मेट्स हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही एक्चुअली वैसे तो इंपॉर्टेंट है जहां पर हमें डायरेक्टली कोई ना कोई डेटा दिख रहा होता है। राइट, चलिए क्लियर हो गया। सो आपको यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्मेट ऑलरेडी यूज करने के लिए मिल चुका है। अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल आपको मिलेंगे वंस वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फ्यू मोर आइडियाज रिलेटेड टू लाइन, एंड विच वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडियाज इज बेसिकली एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। ठीक है ना, दो लाइन्स आपको यहाँ पर लाल और नीली कलर की नजर आ रही है। ठीक है ना, इनके बीच का एंगल कहाँ है पहले तो ये चीज नोटिस करो। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे दो लाइंस के बीच का एंगल यहाँ पे जो मार्क करके रखा है θ1 माइनस θ2, क्या लगता है आपको एकदम ठीक है। यहाँ पर θ1 क्या है, θ1 आपके ब्लू लाइन जो है उसका इंक्लिनेशन है, और θ2 जो है वो आपकी रेड वाली लाइन का इंक्लिनेशन है। तो हम यहाँ पर जानते हैं ना कि यार वो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से है ना, कि बाहर वाला जो एंगल है वो अंदर वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। राइट, सो अंदर वाले जो दोनों एंगल्स का सम है वो अगर आप यहां पे करते हो तो आपको अगर θ1 चाहिए तो ये वैल्यू आपकी θ1 माइनस θ2 एकदम करेक्ट लिखी हुई है। सो एंगल बिटवीन द लाइंस अगर मैं लेटर से यहां पे मार्क करता हूं, एंगल बिटवीन द लाइंस लेटर से मैं यहां पे मार्क करता हूं थीटा, सो ये जो थीटा है यही तो इस वैल्यू के बराबर है, ये जो थीटा है यही इस वैल्यू के बराबर है। सो आई विल बी राइटिंग समथिंग लाइक दिस कि थीटा जो है आपका θ1 माइनस θ2 के बराबर है। राइट, ना ये तो एकदम सिंपल हो गया। फिर तो एंगल बिटवीन टू लाइंस मतलब हम यहाँ पे इसका मतलब काफी जल्दी निकाल लेंगे। जो भी दोनों लाइंस के इंक्लिनेशन है उनको सबट्रैक्ट कर दो, बस दोनों लाइंस के इंक्लिनेशन को सबट्रैक्ट कर दोगे तो एंगल बिटवीन द लाइंस आ जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जहां पे हमें लाइन कैसी नजर आ रही होती है, लाइन हमें यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में नजर आ रही होती है। सो जनरल फॉर्मेट में अगर आपकी लाइन आपको नजर आ रही है तो यू कैन डेफिनेटली गेट टू द वैल्यू ऑफ m प्रीटी इजीली, बट नॉट टू द वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है ना, इंक्लिनेशन की आपको tan इनवर्स वगैरह करके लिखनी पड़ेंगी वैल्यूज को, लेकिन स्लोप हम काफी इजीली बेसिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो दैट इज द मेन आइडिया इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन नाउ, कि हम क्या इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वाले डिस्कशन को स्लोप के डिस्कशन में चेंज कर सकते हैं क्या। तो दैट इज प्रीटी इजी, हम दोनों साइड यहाँ पे tan ले लेते हैं। अगर हम दोनों साइड tan लेंगे देन राइट हैंड साइड हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, कितना हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन आ जाएगा 1 प्लस tan a tan b। राइट, एंड ये वैल्यू आपकी tan थीटा के बराबर है। एंड हम जानते हैं कि यहाँ पे tan θ1 बेसिकली पहली लाइन का स्लोप है, tan θ2 दूसरी लाइन का स्लोप है। तो आप यहाँ पे tan थीटा के वैल्यू किससे कंपेयर कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है ना, ये आपका बेसिकली फॉर्मूला निकल कर आया है, बट एक्चुअल फॉर्मूला ये है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने जो यहाँ पर अभी डिराइव किया है आपके सामने है ना, और जो यहां पर हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया जो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि व्हाई डू वी पुट अ मॉड ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर आप अभी यहां पे ध्यान से देखते हो सो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये हमारे फिगर के हिसाब से तो आपको क्या देगा, हमारे फिगर के हिसाब से अगर आप यहां पे देखते हो तो ये आपको मतलब हमें नहीं पता कि ये नेगेटिव वैल्यू देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन में डिपेंड करेगा। ठीक है ना, m1 अगर आप ध्यान से देखते हो तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि आपका यहाँ पे tan ऑफ θ1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे θ1 आपको ऑब्ट्यूस है। फिर उसके बाद में m2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी। सो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव करे तो न्यूमरेटर आपका नेगेटिव बन रहा है, लेकिन अभी डिनोमिनेटर के अंदर तो यार इनका कॉम्बिनेशन जो होगा है ना 1 ऐड करके पॉजिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा, उस पर डिपेंड करेगा कि फाइनल ओवरऑल रेशियो आपका पॉजिटिव आता है कि नहीं आता। बट वी वॉन्ट कि ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहे। बिफोर वी कंपेयर इट टू tan थीटा वी वांट कि यार इसको हम पॉजिटिव बना लें। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहां पर जो है मॉड लगा रहे हैं, बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहते क्यों हैं। हम इसको पॉजिटिव इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि जब भी यहां पे एंगल बिटवीन द लाइंस की बात चल रही है
तो एंगल बिटवीन द लाइंस अगर आपने यहां पे थीटा मार्क किया है, देन उतना ही सही आंसर एक्चुअली यहां पर भी है। ये जो एंगल है इसको भी तो हम यहां पे थीटा बोल ही सकते थे, ये भी तो एंगल बिटवीन द लाइंस ही है। लेकिन कभी भी अगर आपके दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा ही आने वाली है। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो चलो आपके यहां पे तब भी बराबर होंगे, लेकिन ये वाले एंगल तब भी आपके अदर दूसरे वाले एंगल्स निकल कर आने वाले हैं। लेकिन हमेशा ही आप यहां पे नोटिस करोगे कि अगर लेट से ये 60 डिग्री आया है तो 120 डिग्री आएगा, ये 30 है तो ये 150 है, ये 45 है तो 135 है। तो आपको हमेशा यहां पर इस तरह से कॉम्बिनेशन मिलेंगे जहां पे एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल आपका 180 माइनस थीटा है। अगर एक एंगल आपका थीटा है तो एक एंगल आपका 180 माइनस थीटा है, ऐसा आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। मतलब एक अगर आपका एक्यूट है तो एक आपको ऑब्ट्यूस मिलेगा, ताकि टोटल आपका यहां पर 180 के बराबर बन जाए। अगर एक 90 डिग्री है तो दूसरा भी आपका 90 डिग्री बनेगा, राइट। सो हम ये चाहते हैं कि कभी भी अगर हम यहां पे एंगल बिटवीन द लाइंस कैलकुलेट करें तो हम क्या बोलें, हमेशा एक्यूट एंगल जो है उसी को यहां पे रिपोर्ट करें। ऐसा हमने कन्वेंशन बना लिया है। अब ये कन्वेंशन बन गया है इसलिए यहां पर ये ज्यादा सेंस बना रहे हैं कि मॉड हमने लगाना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने दो लाइंस आपको अगर बना के दी है और उनके बीच में एक्यूट एंगल अगर लेटेस्ट से 60 डिग्री बन रहा है, सो अगर कोई दूसरा स्टूडेंट यहां पे क्लास में अगर बोल देगा कि नहीं इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो वो भी गलत नहीं है। बट कन्वेंशनली उसने भी 60 डिग्री ही कहना चाहिए था, क्योंकि अगर उसने ये नोटिस किया है कि लाइंस के बीच में 120 डिग्री है तो उसने 60 डिग्री क्यों नहीं नोटिस किया। 60 डिग्री भी तो यहां पर पास में आपको नजर आना चाहिए। अगर आपको 120 डिग्री नजर आया है तो पास ही में यहां पे 60 डिग्री भी तो है, आपने ये रिपोर्ट कर देना चाहिए था, राइट। सो वी हैव डिसाइडेड इट दिस वे कि हम हमेशा ही जो एक्यूट एंगल है उसको यहां पर एड्रेस करेंगे, उसी को हम यहां पर बेसिकली अपने फाइनल आंसर में रिपोर्ट करेंगे फॉर एंगल बिटवीन द लाइंस। दैट्स व्हाई दिस मॉड एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, राइट। क्योंकि अगर आपने मॉड लगा दिया तो tan थीटा की वैल्यू कंपेयर हो रही है एक पॉजिटिव नंबर के साथ में, और tan थीटा जब भी पॉजिटिव नंबर होता है तो आपका थीटा जो है वो हमेशा एक्यूट एंगल निकल कर आता है, ठीक है ना। ये यहां पर थोड़ा सा लॉजिक है जो आपको ध्यान रखना है। एंड ये लेकिन मॉडुलस भूलना नहीं है क्वेश्चंस में सॉल्व करते समय, बिकॉज जब भी कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है तब तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉजिक, कि मॉड आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। सो अननोन फाइंड करने वाले क्वेश्चन में ये मॉड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हम अभी यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फील होगा। अभी लेकिन बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस लेट मी सी, है ना, कि क्या आप ये चीज रियलाइज कर पा रहे हैं कि tan थीटा की वैल्यू तो अभी हमने यहां पर देखी है कि यार m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 कैसे आया विथ मॉड, ठीक है ना। पहले तो हमने यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का ही डिफरेंस देख लिया। हमने बोला कि यार अगर केवल आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से ही आंसर निकालना है तो फिर तो बहुत ही आसान है, दोनों को बस सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको एंगल बिटवीन द कर्व्स, एंगल बिटवीन द लाइंस मिल जाता है। क्योंकि लेकिन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मजबूरी में हमें यहां पर इसको स्लोप में कन्वर्ट करना पड़ा है, वो बात अलग है, ठीक है ना। तो इसको हम यहां पे सिंप्लीफाई करके जो भी जनरेट करेंगे उसकी मदद से फिर यहां पे कोशिश करेंगे कि हमें पता चल जाए कि थीटा कितना होता है। नहीं अगर पता है तो tan इनवर्स करके यहां पर आंसर बताएंगे। लेट्स से यहां पे √3 आया, सो tan थीटा कौन से थीटा पे √3 बनता है, तो π/3 पे बनता है। तो अगर यहां पे √3 आया तो हम π/3 बता देंगे। अगर यहां पे 1 आया तो हम π/4 बता देंगे। लेकिन अगर यहां पे अब 2 आ गया, अगर यहां पे 2 आ गया सॉल्व करके, तो हम नहीं बता पाएंगे कि tan थीटा इक्वल टू 2 एग्जैक्टली कब होता है। सो हम उस केस में थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 2 बोल देंगे, राइट। सो वी ऑलवेज हैव अ वे आउट। हम हर बार यहां पर जो है थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो बता सकते हैं। अगर अच्छा वैल्यू बना है तो एक्चुअली वैल्यू बता देंगे रेडियंस में, और अगर उतना अच्छा वैल्यू नहीं है जो हमें याद नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग करके तो हम अपना आंसर हमेशा ही बता सकते हैं, ठीक है ना। सो एंगल बिटवीन द लाइंस तो हम यहां पे निकाल पा रहे हैं, लेकिन एंगल बिटवीन द लाइंस भी तो यहां पर कुछ कुछ स्पेशल केसेस वाली हो सकती हैं। दो लाइंस अगर आपकी पैरेलल हो जाती हैं तो आप क्या सोचते हो उनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए। दो लाइंस अगर आपकी पैरेलल हो गई हैं जो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी कभी, तो उनके बीच में एंगल एक्चुअली कैसा हो जाएगा, उनके बीच में एंगल आपका 0 डिग्री के बराबर बनेगा। इट इज वेरी सिमिलर टू बेसिकली एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स अगर आप यहां पर बनाते हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनके बीच में एंगल हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री के बराबर कहते हैं। सिमिलर थिंग बेसिकली हैपेंस इन स्ट्रेट लाइंस ऑल्सो, कि अगर आपके दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल हम कितना बताएंगे, 0 डिग्री के बराबर बताएंगे, ठीक है ना। अगर आपकी पैरेलल लाइंस होती है तो आपका m1 इक्वल टू m2 होता है, और m1 इक्वल टू m2 अगर हो जाएगा तो आपका यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा, है ना। इस फॉर्म से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0 डिग्रीज की कंडीशन क्या है, m1 इक्वल टू m2, राइट। और वैसे ही परपेंडिकुलर लाइंस अगर आपको यहाँ पे नोटिस करनी है कि आपके क्वेश्चन में परपेंडिकुलर लाइंस अवेलेबल है क्या, तो आप यहाँ पे फिर से एंगल बिटवीन द लाइंस के फॉर्म से ये चीज काफी इजीली नोटिस कर सकते हो
यहां पे आपके पास में अगर परपेंडिकुलर लाइंस है, मतलब एंगल बिटवीन द लाइंस आपका कितना है, थीटा कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। और थीटा अगर आपका 90 डिग्री के बराबर है तो आप यहां पे जानते हैं कि tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। सो tan थीटा अगर आपका नॉट डिफाइंड हो रहा है ऑन द LHS, सो ऑन द RHS ऑल्सो यू शुड गेट नॉट डिफाइंड वैल्यू। ऑन द RHS ऑल्सो यू शुड बी गेटिंग नॉट डिफाइंड वैल्यू, जो क्या हो सकता है, डिनोमिनेटर को जीरो करके हो सकता है, ठीक है ना। सो डिनोमिनेटर को अगर आप यहां पे जीरो करते हो तो आपको क्या मिलता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, विच बिकम्स द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। तो आपको यहां पे अगर ये थॉट अगर क्लियर हुआ है कि हम कैसे यहां पे किसी भी क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन लाइंस आपकी पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, राइट। क्या करना है, स्लोप भी देखना है केवल कि यार m1 इक्वल टू m2 अगर दिख रहा है, दोनों के स्लोप बराबर दिख रहे हैं, मतलब पैरेलल लाइंस है। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 दिख रहा है, मतलब परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है ना। यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपको अगर किसी एक गिवन लाइन के पैरेलल लाइन लिखने की जरूरत पड़ जाए या परपेंडिकुलर लाइन लिखने की जरूरत पड़ जाए तो कैसे करोगे, है ना। ये चीज भी एक बार देखो, बड़ी ही सिंपल सी है कि आपका जो स्लोप मेनली गवर्न हो रहा है वो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट से गवर्न हो रहा है। तो अगर आप एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को चेंज नहीं करोगे तो आपका स्लोप चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। आप यहां पे फिर से एक बार करके देख सकते हो। अगर मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में चेंज करता हूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा, बी वाई इज इक्वल टू -ax एंड -c, मतलब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -a/b इंटू एक्स एंड प्लस -c/b। तो आपका जो स्लोप है उसमें c का कोई रोल नहीं होता। स्लोप जो है वो a और b पे ही डिपेंड कर रहा है, राइट। वो भले ही -a/b से आप डायरेक्टली याद कर लो कि कभी भी अगर ऐसा फॉर्मूला है लाइन का, तो इन जनरल आप स्लोप डायरेक्टली याद कर सकते हो, -a/b के बराबर है। बट मेन आइडिया ये है कि देखो अगर आप इन दोनों को चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये रेशो भी चेंज नहीं होगा, मतलब आपका स्लोप भी चेंज नहीं होगा, राइट। सो पैरेलल लाइंस के केस में आपके पास में जो लाइन आती है पैरेलल टू दिस लाइन, उसके अंदर बस ये कांस्टेंट को ही आप वेरी करते हो और बाकी आपको वेरी नहीं करना होता है। बाकी चीजें आप वैसे ही मेंटेन करके चलो तो आपको जो भी यहां पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगी विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। समझेंगे लॉजिक क्या है कि अगर आपको पैरेलल लाइन लिखनी है तो आप चेंज करो मत ए और बी वाले टर्म को, इन दोनों टर्म्स को वैसे रहने दो, बस लैम्डा की वैल्यू हमने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दी रादर देन सी। सो दिस डेफिनेटली इज नॉट द सेम लाइन बट इट इज डेफिनेटली पैरेलल टू द गिवन लाइन। और परपेंडिकुलर के केस में आपने क्या करना चाहिए, केवल एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को एक्सचेंज करना है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को एक्सचेंज करना है और बीच में माइनस का साइन लगाना है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है तो कांस्टेंट तो आपका यहाँ पे चेंज हो ही सकता है। बट हाँ, इन दोनों के साथ में क्या होता है, इन दोनों के साथ में आप यहाँ पे नोटिस करते हैं कि आपका जो एक्स और वाई का कोएफिशिएंट है वो एक्सचेंज हो गया है और बीच में एक्स्ट्रा माइनस का साइन आ गया है। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा कहना ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। सो दिस ऑल्सो कैन बी चेक्ड, आप आसानी से यहां पर चेक करके देख सकते हो। आपको क्या करना है, यहां से स्लोप निकालना है, यहां से स्लोप निकालना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि -1 के बराबर आता है कि नहीं आता। अगर -1 के बराबर आ रहा है इसका मतलब आपने जो जनरेट किया है वो परपेंडिकुलर लाइन है, जो इस केस में आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, ठीक है। सो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली आपका यहां पर जो पॉसिबिलिटी बनता है क्वेश्चन आने का, उसके अंदर परपेंडिकुलर लाइन का इस्तेमाल तो आप मान के चलो परपेंडिकुलर पैरेलल का इस्तेमाल हो ही सकता है। अभी आपको यहां पर मैं कराता हूं कुछ सवाल जहां पे आप रियलाइज करोगे कि यार कैसे हम इन छोटे छोटे रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके, है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं एंड मल्टीपल टाइम्स। m1 m2 इज इक्वल टू -1 तो बहुत बार लग रहा होता है। सो अगर आपके पास में दो इक्वेशंस है, जैसे ये दो इक्वेशंस है और उनका स्लोप निकाल के अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और अगर आपको -1 मिलता है तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये परपेंडिकुलर है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि जो अगली लाइन आप डिस्कस करना चाहते हो वो परपेंडिकुलर बनाओ। सो उस केस में हम इस रिलेशन की मदद से जो अगली लाइन होती है उसका स्लोप निकाल भी सकते हैं, राइट। दैट इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, m1 m2 इज इक्वल टू -1 क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन है, ऑलराइट। सो ये वाले सवाल से स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन का सिलसिला। एंड क्वेश्चन क्या है, अ स्ट्रेट लाइन L थ्रू द पॉइंट 3, -2 इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री टू द लाइन दिस, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 नहीं है, इट इज इंक्लाइंड टू दिस लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब दोनों लाइंस के बीच का एंगल दिया हुआ है, दो लाइंस के बीच का एंगल 60 डिग्री बेसिकली आपको दिया हुआ है, समझेंगे। सो एक लाइन आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है,
राइट, जिसका अगर आप यहां पे स्लोप देखोगे तो कितना आ जाएगा, लेट्स कॉल इट m1। अगर आप इस लाइन का स्लोप देखोगे तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये -√3 के बराबर है, जल्दी बताओ, -√3 के बराबर इस गिवन लाइन का स्लोप आना चाहिए, राइट। जो आपकी दूसरी लाइन है जिसका यहां पर अभी हम डिस्कशन करना चाहते हैं, अ स्ट्रेट लाइन L थ्रू द पॉइंट दिस, तो ये जो L लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है 3, -2 से, ठीक है ना, उसका अगर मैं स्लोप अभी m के बराबर मानता हूं, ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार इनके बीच का जो एंगल है 60 डिग्री, ये आपको दे के रखा है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। दो लाइन से उनके बीच का एंगल थीटा हमें पता है, दो लाइन से उनके बीच का एंगल थीटा हमें यहां पर पता है, और दो जो लाइन से उनमें से किसी एक का स्लोप भी हमें यहां पे -√3 के बराबर पता है। तो क्या हम यहां पे जो एक्स्ट्रा लाइन यहां पे हम बनाना चाहते हैं उसका स्लोप हमें निकालते आएगा क्या? सो यस, डेफिनेटली निकालते आएगा। फॉर्मूला हमने उसी के लिए यहां पर अभी पढ़ा है। सो लेट अस अप्लाई इट। फॉर्मूला क्या कहता है? tan ऑफ 60 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारा यहां पे रिजल्ट है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका? लेफ्ट हैंड साइड में आपका √3 है, लेकिन अब √3 के साथ में अगर आप मॉड को यहां पे ओपन करोगे सो प्लस माइनस √3 आप यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में लगा सकते हैं, ठीक है ना। सो दो केसेस आपके यहां पे हो जाएंगे। प्लस माइनस √3 के साथ में जब मैंने मॉड को ओपन किया है सो -√3 माइनस m अपॉन 1 माइनस √3m को एक बार में प्लस साइन के साथ में यहां पे सॉल्व करूंगा, एक बार माइनस साइन के साथ में सॉल्व करूंगा। सो व्हाट दिस फॉर्मूला इज सजेस्टिंग, ये फॉर्मूला सजेस्ट कर रहा है कि मेरे पास में ऐसे दो लाइंस बनाए जा सकते हैं, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। अगर आपके पास में एक कोई गिवन लाइन है और आप कहते हो कि इसके साथ में 60 डिग्री की एक लाइन बनाओ, तो 60 डिग्री की लाइन अगर ऐसी बन रही है तो ऐसी भी तो बन सकती थी। 60 डिग्री अगर यहां आ रहा है तो 60 डिग्री यहां भी तो आ ही सकता था, समझे। तो जब भी आपको एक फिक्स लाइन दी आती है और उसके साथ में किसी एक एंगल पे आपको नई लाइन बनानी है, देन यू शुड ऑलवेज गेट टू आंसर्स। दैट्स वाई दिस मॉड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर आप मॉड नहीं लगाते तो उस केस में फिर आपको यहां पे दिक्कत आती है सोचने में कि यार आप कौन सी वाली लाइन जनरेट करवाना चाहते हो, ठीक है ना। मॉड बोलता है कि दोनों करवा लो, फिर क्वेश्चन में देखो कि कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से जिसको सिलेक्ट करना है उसको कर लेना, ठीक है ना। सो अगर मैं प्लस साइन के साथ में अभी सॉल्व करता हूं, प्लस साइन के साथ में अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 माइनस 3m इज इक्वल टू -√3 एंड माइनस m। So that is going to give us क्या? That is going to give us 2√3 is equal to 2m, मतलब m is equal to √3, ठीक है ना। तो ये प्लस साइन वाला जो आपका कैलकुलेशन ये सजेस्ट कर रहा है कि आपकी जो लाइन है वो 60 डिग्री पे बनाई जा सकती है। m अगर आपका √3 है मतलब tan थीटा आपका √3 है मतलब थीटा आपका 60 डिग्री है। जो माइनस साइन के साथ में आपकी कैलकुलेशन होगी उसमें क्या होगा, अगर -√3 यहां पे लिखा हुआ है तो क्रॉस रिप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, -√3 प्लस 3m, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा -√3 माइनस m एज यूजुअल, ठीक है ना। सो इस बार -√3 कैंसिल ही हो गया और m का वैल्यू आपका 0 आ गया। सो दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। अगर आपको जीरो स्लोप की लाइन लिखना है तो वो भी चलेगा, वो वाली जो लाइन होगी वो भी इस पर्टिकुलर लाइन के साथ में 60 डिग्री का ही एंगल बनाने वाली है, समझे क्या। वो वाली लाइन भी 60 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। लेकिन अब सवाल में अगर आप आगे देखते हो तो इन्होंने क्या किया है, इफ L ऑल्सो इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। अब जो जीरो स्लोप की लाइन है वो कैसे बनती है एक बार सोच के देखो। जो आपकी जीरो स्लोप की लाइन है वो कैसे बनेगी। सो आपके इसमें दो टाइप की लाइंस यहां पर जो है फेमसली इस्तेमाल होती हैं, एक है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और एक है आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। सो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो तो उसका स्लोप हम 0 कहेंगे, जो आप वर्टिकल लाइन बनाओगे उसका स्लोप हम यहां पे इन्फिनिटी कहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सोच के देखो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो आपकी वर्टिकल लाइन यहां पर बनी हुई है उसके अंदर x1 और x2 दोनों बराबर ही होंगे, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है उसके अंदर y1 और y2 बराबर ही होंगे। हाइट यहां पर जो है दोनों पॉइंट्स की सेम है, इसलिए स्लोप निकालते समय इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप आपका 0 आ जाएगा। और इसकी जो इक्वेशन आती है वो हमेशा ही y इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्मेट में आती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो y की वैल्यू कांस्टेंट बना के चलती है, और जो आपकी वर्टिकल लाइन आती है x एक्सिस के वर्टिकल, उसका स्लोप हम कैसा लेके चलते हैं, इन्फिनिटी मान के चलते हैं, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन आती है वो x इक्वल टू कांस्टेंट निकल कर आती है। डन।
तो ये थोड़ी सी बात हम यहाँ पे ध्यान रख समझ से आते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा m इक्वल टू 0 आया है, स्लोप इक्वल टू 0 आया है, इट सजेस्ट कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपकी आई है तो एक्स एक्सिस के साथ में वो उसको कट नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी नाउ नो कि इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला जो कैलकुलेशन है, दिस आई नीड टू रिजेक्ट एंड दिस आई नीड टू एक्सेप्ट। तो बस आपका काम हो गया, आपको 3, -2 से लाइन को पास करवाना है, एंड देन आपका जो स्लोप है आपको √3 के बराबर इस्तेमाल करवाना है। सो नाउ यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन एज वेल। इक्वेशन ऑफ लाइन L कितना आ जाएगा, y - y1 y - y1, सो y + 2 हो जाएगा ना, y - y1 इज इक्वल टू √3 इंटू x - x1। इसको ओपन कर लेते हैं, तो y + 2 इज इक्वल टू √3x - 3√3। तो यहां से आप क्या है, इसको राइट हैंड साइड में पुश कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में y के साथ में y इज इक्वल टू, अच्छा अगर मैं सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में पुश करता हूं तो y - 3√3 जैसा टर्म मुझे यहां पर मिलेगा, +2 मिलेगा, एंड देन +3√3 भी हमारे पास आएगा। मतलब बी ऑप्शन यहां पे एकदम करेक्ट बैठ रहा है। बाकी आपका √3 के साथ में y तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आपका √3 जो है वो तो x के साथ में ही आना चाहिए। यहां पे जो आपका साइन है ये कॉम्बिनेशन एकदम करेक्ट है। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट फाइनली हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि यार एक लाइन है जो हमें आइडेंटिफाई करनी है, वो एक दूसरे गिवन लाइन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमारे पास मौका था कि हम यहां पे tan थीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके जो हमारे रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप निकालें। मॉड की वजह से 2 पॉसिबिलिटी बने थे, फिर हमने रियलाइज किया कि नहीं यार, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से स्लोप 0 वाला केस मुझे यहां पे रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हम दोनों फिर यहां पे रिपोर्ट करते हैं कि ये वाली भी एक लाइन हो सकती है, वो वाली भी एक लाइन हो सकती है, दोनों ही लाइन फिर यहां पर पॉसिबली हम यहां पे निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ये लेटर से जेई एडवांस का क्वेश्चन होता जहां पे मोर देन 1 ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं, तो मे बी देयर है ना, यू माइट सी समथिंग लाइक दिस कि आपको दोनों ही स्लोप्स का इस्तेमाल करके दोनों ही लाइंस रिपोर्ट एक्चुअली करनी पड़ रही है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन में उन्होंने एलिमिनेशन के लिए हमें यहां पे थोड़ा सा सपोर्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। एंड नाउ लेट अस कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल विच इज दिस, फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बाय दिस दिस एंड दैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देख लो यहां पर कहानी कैसे आप अनफोल्ड करते हो। कहानी जो है आपकी वो ये है कि आपके पास में अगर तीनों पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, ए बी एंड सी लेट से इनके नाम हैं, ठीक है, ये हो गया आपका 1, 2, ये हो गया आपका 3, -4, और ये हो गया आपका 5, लेट से -6। ठीक है, हमें अगर सरकम सेंटर निकालने के लिए कोई अगर बोल दे तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो बस इतना ही है कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम बेसिकली सरकम सेंटर की पहले तो डेफिनेशन सोचेंगे क्या होती है। तो सरकम सेंटर बेसिकली इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। सो कैन वी राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, दैट इज द क्वेश्चन। कैन वी राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यस वी कैन, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप यहां पे इस पर्टिकुलर लाइन का लिखते हैं बीसी का, तो लेट से इस तरह से कुछ बन गया, एंड ऐसे ही आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना चाहिए किसका, एसी का। अगर आप इन दोनों का है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखते हो और AB का नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, बिकॉज AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैज टू पास थ्रू दिस पॉइंट दैट वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्करेंसी आती है, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपके कॉन्करेंट होते हैं और उस कॉन्करेंसी के पॉइंट को ही हम सरकम सेंटर कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहां पे इन दोनों ही चीजों को आइडेंटिफाई करना है। ध्यान से देखो, आपको लेट अस से इसका नाम रख दिया हमने P1, इसका नाम हमने रख दिया P2। P1 और P2 दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और फिर उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको सरकम सेंटर की तरह रिपोर्ट करना है, राइट। सो नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। आप पहले मुझे बताओ क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्ट करता है बीसी को और ये परपेंडिकुलर भी है। सो अगर ये BC को बाइसेक्ट करता है मतलब ये मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट फॉर्मूले से पहले तो इसका वैल्यू बता देते हैं कितना है, दिस प्लस दैट अपॉन 2 मतलब 4 एंड दिस प्लस दैट अपॉन 2 मतलब -5। वैसे ही ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये AC का मिड पॉइंट कहीं ना कहीं N है, जहां से ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास करवाया है ऑन द लाइन AC। सो दिस प्लस दैट अपॉन 2 इज 3 एंड दिस प्लस दैट अपॉन 2 इज -2, राइट।
सो हमने एक लेवल यहां पर जो है आगे बढ़ा लिया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखने के लिए हमने पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया है। नाउ द टारगेट इज टू गेट टू द वैल्यू ऑफ स्लोप। स्लोप के लिए हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि यार पहले तो हम BC और AC का ही स्लोप निकालेंगे। पहले हम BC और AC का स्लोप निकालेंगे। BC का स्लोप कितना है? दिस माइनस दैट इज -2 एंड दिस माइनस दैट इज +2, मतलब ये आ गया -1 के बराबर। वैसे ही AC का स्लोप कितना है? दिस माइनस दैट इज बेसिकली 8 एंड दिस माइनस दैट इज -4, सो दैट गिव्स अस -2। ऑलराइट, सो हमारे पास में जो AC है उसका स्लोप आ गया है, BC का स्लोप आ गया है, एंड नाउ वी यूज द पर्टिकुलर आइडिया ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ध्यान से सुनना, ध्यान से एक बार में समझ लो, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। कौन सा? P1 वाला लाइन एंड ये BC वाला जो आपका साइड है वो। इसलिए इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? -1 के बराबर होना चाहिए। और अगर BC का स्लोप ऑलरेडी आपको -1 के बराबर है तो प्रोडक्ट -1 बनाने के लिए आपको यहां जो P1 का स्लोप मानना पड़ेगा वो कितना मानना पड़ेगा? वो आपको 1 के बराबर मानना पड़ेगा। ठीक है ना? यही लॉजिक फिर से यहां पर लगाते हैं। आपका AC और ये जो P2 है ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो जो स्लोप AC का आया है उसके साथ में कुछ तो ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि आपको यहां पे -1 मिल जाए। तो ऑब्वियसली हाफ मल्टीप्लाई करके -1 मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? मतलब क्या है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपको अगर ओरिजिनल लाइन का स्लोप पता है और उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपको निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो। ऐसा करने से आपको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाता है। राइट, सो हमने फिगर ही फिगर में क्या कर दिया है, यहां पर मेजर कैलकुलेशंस ऑलरेडी कंप्लीट कर दी हैं। अब हम यहां पर अपना जो इक्वेशन ऑफ लाइन है डायरेक्टली उसका कैलकुलेशन करने की स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अगर यहां पे P1 की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, इक्वेशन ऑफ P1, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि पॉइंट ये रहा, स्लोप ये रहा, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। राइट, सो दैट इज गिविंग अस y इज इक्वल टू x माइनस 9। इसको सेव करके रख लेते हैं। यह हमारी पहले P1 मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है। ऐसे ही यहां पर हम इक्वेशन ऑफ P2 लिखना चाहेंगे। इक्वेशन ऑफ P2 अगर आप लिखते हो तो यहां पर आपके इसमें जो पॉइंट है ये रहा, स्लोप ये रहा। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे 2y प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड नाउ आई हैव दिस इक्वेशन एज वेल। सो हम क्या करें यहां पे, दोनों इक्वेशंस को यहां पे कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूं तो 2y प्लस 7 इज इक्वल टू x, ऐसा आपका इक्वेशन बन रहा है। शुड आई रिप्लेस x इन दिस प्लेस? यहां से जो x का वैल्यू आए उठा के ऊपर डाल दें। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको यहां पे सॉल्व करने पे क्या इक्वेशन मिलेगी? देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 9 लिखा हुआ है। x के प्लेस में अगर मैं यहां पे डालता हूं 2y प्लस 7 एंड देन दिस बिकम्स -9। सो हमारा कैलकुलेशन में ये इस तरफ आएगा तो ये -y हो जाएगा। ये दोनों आपस में मिलकर -2 हो रहे हैं, तो y का वैल्यू मतलब आपका 2 यहां से कंफर्म होता है। y का वैल्यू अगर आपका यहां से 2 कंफर्म है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? डबल करके 7 के अंदर ऐड कर दो, मतलब 11 आ जाएगा। मतलब 11,2 आपका आंसर आ गया। मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होगा फॉर सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, है ना। ये सारे जो आपके यहाँ पे पॉइंट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लाइंस को सॉल्व करके ही आंसर निकालना प्रीफर करते हैं। इसके अंदर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है सेंट्रॉइड के जैसा या इन सेंटर के जैसा। सेंट्रॉइड और इन सेंटर के लिए तो हम यहाँ पर अपने डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से ही अपना आंसर निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे हम लाइन्स की इक्वेशन लिखते हैं, परपेंडिकुलर वाला आइडिया इस्तेमाल करते हैं, है ना, पॉइंट समहाउ आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर हमने मिड पॉइंट का इस्तेमाल किया है, राइट, एंड देन वी ट्राई टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। ये हमारा एक स्टैंडर्ड गो टू प्रोसेस माना जाएगा फॉर फाइंडिंग सर्कम सेंटर एज वेल एज ऑर्थो सेंटर। लेट अस डू वन क्वेश्चन ऑन ऑर्थो सेंटर ऑल्सो सिंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम ऑन अ सिमिलर कॉन्सेप्ट. Two vertices of a triangle with ortho center this are this and that, then the third vertex of the triangle is equal to what? फिर से एक ट्राइंगल की कहानी है। ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में इस बार जो है एक वर्टेक्स मिसिंग है। क्या मिसिंग है? वर्टेक्स मिसिंग है। और हमें जो पता है वो क्या पता है? हमें यहां पे एक्चुअली ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है इक्वल टू दिस,
ठीक है ना। सो दैट्स हाउ दे हैव गिवन अस द डेटा। अच्छा, ऑर्थो सेंटर अगर आपने यहां पर बनाना है तो कैसे बनेगा, ऑल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनेगा। सो एक ऑल्टीट्यूड यहां पे, एक ऑल्टीट्यूड यहां पे, और ऐसा ही एक ऑल्टीट्यूड यहां पे। इस तरीके से जो ये सारे ऑल्टीट्यूड्स हैं ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एंड ये जो इंटरसेक्ट करेंगे इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम बेसिकली ऑर्थो सेंटर कह रहे हैं, राइट। सो मुझे यहां पर ये जो ऑर्थो सेंटर है इसका वैल्यू समहाउ पता है 1,2 के बराबर है ना। इसको लेटर से मैं h से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। फिर यहां पे आपके इसमें ABC नाम का लेटर से अगर ट्राइंगल है तो आपको यहां पे 2 पॉइंट्स गिवन है, मान लेते हैं कि 0,1 एंड 5,0 B और C के नाम है। नाम में कहीं पर भी कुछ भी रख सकते हो आप, इनको A और B भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमने B और C को यहां पर जो है 0,1 एंड 5,0 से आइडेंटिफाई यहां पे अभी किया है, राइट। सो थर्ड वर्टेक्स निकालना हमारा टारगेट है, मतलब हमें यहां पर समहाउ A का कोऑर्डिनेट निकाल के बताना है, राइट। सो अगेन एकदम सिमिलर आइडिया है, क्योंकि यहां पर हम ऑल्टीट्यूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब फिर से 90 डिग्री तो इन्वॉल्व है ही, 90 डिग्री इन्वॉल्व है, चाहे आप यहां पे बोलो चाहे यहां पे बोलो, राइट। 90 डिग्री इज देयर। ओके, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये वाली चीज भी यहां लिख लेता हूं मैं। क्या पॉइंट है हमारा 1,2, उसको यहां पे लिख लेता हूं, ऑलराइट। हाँ जी, तो मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पे AC और AB के स्लोप्स आइडेंटिफाई करना है। ये सोचना पड़ेगा आपको, है ना, कि हम यहां पे करना भी क्या चाहते हैं। बेसिकली मुझे अगर A का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं अगर AB का इक्वेशन निकाल लूं और AC का इक्वेशन निकालूं तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो मुझे यहां पे A की वैल्यू निकाल कर देगा। अब अगर मैं AB और AC का इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो मैं नोटिस कर रहा हूं कि AB का इक्वेशन लिखने के लिए उसके ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट तो मेरे पास पहले से है, स्लोप नहीं है। और वैसे ही अगर मैं AC का इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो उसके ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट 5,0 तो मेरे पास में है, स्लोप नहीं है। मतलब स्लोप तक पहुंचना हमारे यहां पर मेन काम बन जाता है इस क्वेश्चन में फिर से, राइट। तो आपने यहां पर ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका लेट अस से ये जो पॉइंट्स है ये DEF नाम के पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है ना। सो पहले तो ये नोटिस करो कि आपका स्लोप अगर मैं यहां पे BH का निकालता हूं, B से लेके H मतलब ऑर्थो सेंटर तक का जो स्लोप है वो अगर मैं निकालता हूं, सो यही लाइन आगे क्योंकि कंटिन्यू हुई है, सो B का स्लोप भी वही हो जाएगा, B से लेके E तक का स्लोप भी सेम वही होने वाला है जो BH का स्लोप होगा। और BH का स्लोप हम यहां पर निकाल सकते हैं कितना, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी माइनस, अच्छा दिस माइनस दैट इज +1 एंड देन दिस माइनस दैट इज अगेन +1, तो ये +1 के बराबर आ गई। अगर ये आपके +1 के बराबर वैल्यू आई है ना, दिस माइनस दैट एंड देन दिस माइनस दैट, सो क्या आप यहां पे गारंटी से बता सकते हो कि इसका जो वैल्यू है स्लोप का वो कितना आएगा, क्योंकि AC का जो स्लोप है वो BE के स्लोप के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब m1 m2 -1 होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू आपका -1 के बराबर आना चाहिए स्लोप का, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी +1 हमने लिख लिया है। उसी सेम लॉजिक से आप यहां पे एक बार सोच के देखो कि आपका जो स्लोप ऑफ CH है वो एग्जैक्टली स्लोप ऑफ CF के बराबर होना चाहिए। CH का स्लोप कितना हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसको अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो हो जाएगा आपका 2 - 0 अपॉन 1 - 5 मतलब -4, मतलब ये आ जाएगा आपका -1/2 के बराबर। ये अगर -1/2 आया है, CF का स्लोप अगर -1/2 आया है तो आपका जो AB का स्लोप है वो कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। बस यही हमें तो चाहिए था ना, हमें यहां पे इंडिविजुअली AB और AC के स्लोप से आइडेंटिफाई करने थे, सो वो आप यहां पे अभी कर चुके हैं। एंड नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशंस। AB का इक्वेशन अगर आप यहां पे लिखते हो तो कितना आ रहा है, AB का इक्वेशन आ जाएगा पॉइंट ये रहा, स्लोप ये रहा, ठीक है ना। सो y - 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x - 0, सो दैट गिव्स अस y इज इक्वल टू 2x + 1। वैसे ही अगर आप AC का इक्वेशन लिखते हो तो कितना आ जाएगा, AC का इक्वेशन लिखते समय ये रहा आपका पॉइंट, मतलब y - 0 एंड स्लोप रहा आपका -1 एंड देन ये आ जाएगा आपका x - 5 के बराबर। सो दैट इज गिविंग अस y इज इक्वल टू -x + 5। बस अब आपको यहां पे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एंड इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका A ही तो होगा। ये सुनो, इनको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या करें, y की वैल्यू इक्वेट कर लें। सो 2x + 1 शुड बी इक्वल टू -x + 5, x इस तरफ 1 उस तरफ, तो आपको यहां पे 3x कितना मिल जाएगा, 4 के बराबर, मतलब x इक्वल टू 4/3, x इक्वल टू 4/3। ओके, एक पर्टिकुलर ऑप्शन में हमें 4/3 तो मिल रहा है।
अब इसकी मदद से हम एक बार जो है y भी कैलकुलेट करके देखना चाहेंगे कि y का वैल्यू कितना आया है। सो y अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पे डाल दें 4/3, तो 5 - 4/3 करके 11/3 आपको यहां पर वैल्यू मिल रही है। कितनी मिल रही है? 11/3। क्या ये ठीक है? 11/3, 4/3, 11/3 आपका यहां पर कॉम्बिनेशन एकदम करेक्ट बन रहा है बी ऑप्शन में, मतलब यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा, राइट। यही आपका बेसिकली कोऑर्डिनेट ए का वैल्यू होना चाहिए, 4/3, 11/3, राइट। सो क्वेश्चंस आर प्रीटी सिमिलर, चाहे आपके ऑर्थो सेंटर के सवाल हो चाहे आपके सर्कम सेंटर के सवाल हो, कहीं ना कहीं आपको m1 m2 = -1 का इस्तेमाल सही तरीके से करते आना चाहिए, क्योंकि वो मिसिंग पजल पीसेस फाइंड करने वाली बात है इसके अंदर, ठीक है ना, कि यार जो मिस हो रहा है वो आप फाइंड कर सकते हो क्या। तो m1 m2 = -1 बेसिकली हेल्प्स अस प्रीटी फाइन इन दिस पर्टिकुलर वे कि यार परपेंडिकुलर इन केसेस में बनेगा ही बनेगा, ऑल्टीट्यूड्स हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी यहां पर जो है सॉल्व इस वजह से इजीली हो जाती है, राइट। नाउ लेट अस कम टू द डिस्कशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। काफी शानदार सा यहां पर ये थॉट है, एंड हालांकि इसको भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन बोल रहे हैं अल्टीमेटली, लेकिन इसको हमने काफी अलग डिस्कस किया। आप यहां पे देख सकते हो कि अभी हमारा 1 घंटे के आसपास का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है, एंड देन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, जबकि हमने जो पहला मिनट यहां पे डिस्कशन का स्टार्ट किया था दैट वाज आल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन ओनली। वहां पे हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना, उसके बाद में 2 पॉइंट फॉर्मेट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, वो सारे फॉर्मेट्स हमने यहां पे कवर किए थे। इसको नहीं किया था, क्योंकि जिस तरह से हम यहां पे अभी अपने इक्वेशंस को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ये यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरीके से यूज नहीं होती है। ये कैसे यूज होती है? पैरामीट्रिक की इक्वेशन ऑफ लाइन, ये है आपकी पैरामीट्रिक की इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। x - x1 cos θ = y - y1 sin θ = r, ये आपकी पैरामीट्रिक की इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये यूज इस तरीके से होती है कि आप लेटर से यहां पे Q पॉइंट पे कहीं बैठे हो, x1 y1 उसका कोऑर्डिनेट है, एंड आप r डिस्टेंस दूर जाके एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहते हो। आप यहां से चलोगे और r डिस्टेंस दूर जाके पॉइंट P आइडेंटिफाई करोगे, लेकिन किस एंगल पे चलना स्टार्ट करोगे? तो आप थीटा एंगल पे चलना स्टार्ट करोगे। सो आप Q से स्टार्ट कर रहे हो, थीटा एंगल पे चल रहे हो, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना के आप यहां पर जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ऑब्वियसली r डिस्टेंस के बाद में आपको कोई पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, देन दिस इक्वेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ये यहां पर हमारा मेन थॉट होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको डिराइव करना ऐसा कोई खास मुश्किल काम नहीं है, मतलब डिराइव वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, है ना। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम मतलब जो लिखेंगे वो डायरेक्टली आपका ये फाइनल रिजल्ट ही होगा। कैसे? अगर मैं बोल रहा हूं कि ये r है और ये थीटा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेंथ आपका r cos थीटा के बराबर होना चाहिए। और अगर मैं कह रहा हूं कि ये r है ये थीटा है, मतलब ये लेंथ आपका r sin थीटा के बराबर होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर मैं यहां पे यही सेम चीज लिखता हूं, किसकी मदद से? यही सेम चीज लिखता हूं मैं कोऑर्डिनेट्स के सब्ट्रैक्शन की मदद से, तो ये जो आपका बेसिकली डिफरेंस आया है ये x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है, मतलब ये x - x1 के बराबर होना चाहिए, और ऐसे ही ये आपका y - y1 के बराबर होना चाहिए। सो x - x1 cos थीटा, y - y1 sin थीटा, ये भी r है ये भी r है, तो दोनों को इक्वेट करके ऐसा लिख दिया, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। समझ रहे हो क्या कि हमने यहां पे जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको r के बराबर कर लिया, cos थीटा से डिवाइड किया, x - x1 cos थीटा ये r के बराबर है, यहां पर sin से डिवाइड किया तो y - y1 sin थीटा ये भी r के ही बराबर है, तो सबको तीनों को इक्वेट कर दिया। तो इस फॉर्मेट में जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी हुई होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं, ठीक है। ये कब काम आएगी? जब आप कोई पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहोगे तब काम आएगी, ठीक है ना, कि हम इतना दूर जाना चाहते हैं, इस एंगल पे जाना चाहते हैं, फिर जो पॉइंट हम यहां पर मिलेगा x, y, उसकी वैल्यू निकाल के बताओ। सो दिस इज हाउ बेसिकली वी वांट टू प्रोसीड, ओके। और एक तरीका है इसको देखने का कि आप यहां पे साइन थीटा को अगर उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हो तो साइन अपॉन कॉस आपका tan हो जाएगा, और tan की वैल्यू आपकी m के बराबर होती है। सो y - y1 = m × x - x1, ठीक है ना। ये है वही, ये आपका लाइन का इक्वेशन ही है ना अल्टीमेटली, एक ऐसा लाइन का इक्वेशन जो x1 y1 से पास हो रहा है और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा के बराबर है, तो आएगा तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ही। लेकिन उसको लिखने का जब तरीका हम इस तरीके से बना लेते हैं, तो ये एक अलग तरीके से, अलग नजरिए से क्वेश्चन को क्योंकि देखने की बात है, सो कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से सॉल्व करना प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। नाउ वन मोर थिंग दैट वी शुड रिमेंबर इज कि आपके पास में यहां पर ये जो x - x1 cos थीटा, y - y1 sin थीटा = r लिखा हुआ है, दिस r कैन बी +r एज वेल एज -r।
इन द सेंस, अगर आपको लगता है कि आपको जो पॉइंट निकालना है वो आप जहां खड़े हो उसके कंपैरिजन में ऊपर जाके मिलेगा, तो आप प्लस आर इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जहां खड़ा हूं उसके कंपैरिजन में मुझे नीचे जाना पड़ेगा आर यूनिट्स टू गेट टू द रिक्वायर्ड वैल्यू, तो आप यहां पे माइनस आर का इस्तेमाल करोगे। माइनस आर का इस्तेमाल करोगे तो आप ऑब्वियसली नीचे जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। सो इट इज नॉट ऑलवेज आर, राइट, इट कैन बी प्लस आर एंड माइनस आर ऑल्सो। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि अगर आपने केवल आर लिखा है देन यू आर गिविंग परमिशन टू मेक दिस एज अ नेगेटिव नंबर ऑल्सो। या तो आप प्लस माइनस आर लिखो और बोलो कि आर इज द डिस्टेंस, तो आर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए यहां पर हमने डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए कि यार आपको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, प्लस और माइनस साइन अलग अलग यहां पर जो है दिखाए हैं। या फिर अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आप बोलते हो कि नहीं, यहां पर हम इसको डिस्टेंस तो नहीं कह रहे, ये हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जैसा कह रहे हैं कि भाई साथ में डायरेक्शन भी हमने यहां पे इसके अंदर ही मिला दी, ठीक है ना। सो अगर आप यहां पे अगर पॉजिटिव आर के साथ में यहां पे अपना काम करोगे तो यू विल गेन हाइट, अगर आप नेगेटिव आर के साथ में अपना काम करोगे यू विल रिड्यूस योर हाइट, है ना। सो इस तरह से आपका यहां पर जो है फर्दर फिगर के इस्तेमाल से आप यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, उसको यहां पर आइडेंटिफाई कर पाओगे। ऑलराइट, एंड नाउ दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रीटी वेल। सवाल में क्या बोल रहे हैं, अ ट्राइंगल एबीसी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज टू वर्टिसेस एज ए एंड बी। ऑलराइट, सो दोनों ही वर्टिसेस यहां पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है, ड्रॉ कर लेते हैं इनको पहले यहां पे अच्छे तरीके से। सो ये बोल रहे हैं ABC lying in the first quadrant has two vertices 1,2, 1,2 यहां पे कहीं मार्क कर लेते हैं, ये आपका वर्टेक्स A हो गया, एंड देन 3,1, 3,1 यहां पे कहीं मार्क कर लेते हैं, ये आपका B वर्टेक्स हो गया, ठीक है ना। 1,2 एंड देन 3,1 ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AB जो लेंथ है ना, AB जो बेसिकली आपका लाइन सेगमेंट है वो आपको यहां पे मिल जाएगा, ट्राइंगल का साइड है बेसिकली, है ना, वो आपको मिल जाएगा। फिर यहां पर ये बोल रहे हैं कि इफ BAC जो है ना वो 90 डिग्री है, BAC मतलब एंगल A पे आपको यहां पे 90 डिग्री बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब जो आपका C आपको मिलेगा दैट वुड बी समवेयर लाइक दिस। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए आई विल हैव टू गो अप ओनली, आई कैन नॉट गो डाउन, नहीं तो मैं अपने ट्राइंगल को एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में पुश कर रहा हूं, ठीक है ना, विच इज नॉट अलाउड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, सो नाउ द ट्राइंगल शुड लुक लाइक दिस। आप अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहते हो ये आपने बता दिया है, तो अगर आप मुझे फर्दर ये भी बता दो कि आप कितना दूर जाना चाहते हो, आप कितना दूर जाना चाहते हो, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है ना। मैं एग्जैक्टली फिर सी तक पहुंच सकता हूं काफी आसानी से, ऐसा आपका यहां पर ट्राइंगल बेसिकली बन रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेसिकली यहां पर आपको एरिया का डेटा दे रखा है जिसकी मदद से हम ये एल लेंथ AC का जो है वो पहले आइडेंटिफाई करके रखना चाहेंगे। ऑलराइट, सो एरिया निकालने के लिए पहले तो आपको AB का लेंथ भी चाहिए होगा। AB का लेंथ कितना आ जाएगा, AB का लेंथ आ जाएगा अंडर रूट के अंदर दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब 4 एंड देन दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब 1, मतलब ये आ गया आपका √5 के बराबर, ठीक है ना। अगर ये आपका √5 के बराबर आया है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकलेगा कैसे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब AB इंटू AC, राइट। एंड ये जो वैल्यू है ये आपको कितना दिया है, 5√5 के बराबर दिया है, एंड यहां AB का वैल्यू भी हमें यहां पे √5 के बराबर मिला है, तो एक कैंसिलेशन तो देखो यहां पर हो रहा है √5 का, एंड 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हमें यहां पे AC का वैल्यू मिल जाता है 10 के बराबर, ठीक है ना। AC का वैल्यू 10 तो ये 10 लेंथ बेसिकली ट्रैवल करके वहां तक जाने की बात चल रही है, इसको यहां पे 10 लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको यहां पर फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका यहां पर जो अब है वो पैरामीट्रिक वाला क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि आप बैठे हो A पे जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2 और आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहां पर ऊपर जाके 10 डिस्टेंस पे एक नया पॉइंट C आइडेंटिफाई करना चाहते हो। हालांकि उसको पूरा आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उसका x कोऑर्डिनेट निकालकर बताना है, बट स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, है ना, भले यहां पर पूरा पॉइंट पूछा हो चाहे ना पूछा हो, आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन यहां पर अप्लाई करनी है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। नाउ टू डू दैट मुझे यहां पर क्या चाहिए होता है, मुझे यहां पर ये भी चाहिए होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कि मैं जिस डायरेक्शन में आगे जा रहा हूं उस डायरेक्शन में जो आपकी लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, ठीक है ना। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए फिर से हमें m1 m2 = -1 यूज करना होगा। समझ रहे हो कितना जरूरी है ये आइडिया। आप यहां पर देखो कि स्लोप ऑफ AB कितना है,
स्लोप ऑफ ए बी कितना है, तो y2 माइनस y1 इज 1 एंड x2 माइनस x1 इज -2, ठीक है ना। मतलब आपका जो स्लोप होना चाहिए ए सी का वो 2 के बराबर होना चाहिए। ए सी का स्लोप अगर आपका 2 के बराबर होना चाहिए तो आप यहां पर फिर से अगर देखते हो तो आपका जो फॉर्मूला है वो तो डिमांड कर रहा है cos थीटा sin थीटा, जबकि स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। सो अगर आपको tan थीटा की वैल्यू पता है, अगर आपको tan थीटा की वैल्यू पता है तो क्या आप sin थीटा cos थीटा खुद से निकाल सकते हो क्या? जल्दी बताओ, निकाल लोगे? ट्रायंगल बना लें एक सिंपल सा। सो द आइडिया इज समथिंग लाइक दिस कि आप क्या कर सकते हो, आप एक सिंपल सा ट्रायंगल बना सकते हो जिसके अंदर कह सकते हो कि अगर मैं tan थीटा की वैल्यू 2 के बराबर नोटिस कर पा रहा हूं तो यहां से आपका जो sin थीटा है वो 2/√5 नजर आ रहा है एंड जो cos थीटा है वो 1/√5 नजर आ रहा है। सो नाउ वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट। वी हैव द स्टार्टिंग पॉइंट विथ अस। स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट? स्टार्टिंग पॉइंट इज बेसिकली 1,2। वी हैव sin थीटा cos थीटा के वैल्यूज ऑल्सो एंड हमें कितने दूर जाके पॉइंट निकालना है tan वैल्यू, वो भी हमारे पास में ऑलरेडी है। मतलब अब यहां पर जो है अपार्ट फ्रॉम अप्लाइंग द फॉर्मूला और कुछ बचा नहीं है। सो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 के बराबर, क्योंकि मैं ऊपर जाना चाहता हूं इसलिए मैं +10 का इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है ना। एफसी सा मतलब आपको क्या करना है, आपको यहां पे x का वैल्यू निकालना है। तो आप यहां पे जब इसको कंपेयर करते हो कांस्टेंट के साथ में, सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन √5 एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 को उस तरफ भेज दिया एंड इसको 2 into 5 लिख के 5 एंड √5 कैंसिल करवा लो, सो ये 2√5 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है। द फाइनल आंसर फॉर एक्सरसाइज 1 + 2√5, 1 + 2√5 मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो ये काफी आपका स्टैंडर्ड सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जहां पर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑलरेडी अपने आप को नोटिस करते हो कि हम पहुंचे हुए हैं, फिर आपको किसी एंगल पे ऊपर जाना है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में एक पॉइंट निकाल कर बताना है, ठीक है ना। वन मोर वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू कैन फाइंड इज दिस, है ना। ये भी आपके पैरामीट्रिक की मदद से अगर आप यहां पर करोगे तो काफी इजीली आपका सॉल्यूशन ये क्रिएट करके देगा। क्या बोल रहे हैं? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दैट। डिस्टेंस की बात चल रही है लेकिन सीधा सीधा डिस्टेंस नहीं निकालना है, कुछ काफी मतलब यहां पर जो है कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें यहां पर अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दैट लाइन मेजर्ड पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर लाइन। So I already have a point, let us call it P, which is 2,3. मैं कितना दूर है इस लाइन से ऐसा निकालना चाहता हूं, ये पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है। बट यूजुअली हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, जब भी पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस की बात आती है तो हम यूजुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, जिसके लिए अभी हम फॉर्मूला भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे उन्होंने वो चीज बोली ही नहीं है। इन्होंने बोला कि नहीं, आपका जो यहां पे ट्रैवल है ना वो तो इस लाइन के पैरेलल चल रहा है। ये जो लाइन आपको डॉटेड नजर आ रही है, इसका जितना भी स्लोप है उतना ही स्लोप आप यहां पर मान के चलो कि आपको इस लाइन के लिए भी इस्तेमाल करवाना है, पैरेलल टू दिस लाइन। तो क्या इसका स्लोप आप यहां पे √3 देख पा रहे हैं? जल्दी बताइए, क्या इसका स्लोप आप √3 देख पा रहे हो? बस y उस तरफ ले जाओ तो y = √3x + 1 आएगा, तो y = mx + c में m की जगह यहां पे √3 लिखा हुआ है। मतलब ये जो पर्टिकुलर लाइन है जिसके पैरेलल हम चलना चाहते हैं उसमें tan थीटा का वैल्यू √3 है। अब tan थीटा का वैल्यू अगर आपका √3 है, मतलब थीटा आपका कितना हो गया? थीटा आपका 60 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ पे 60 डिग्री के हिसाब से अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, अलग से यहाँ पर ट्राइंगल बना के, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मतलब लिखना चाहो तो ट्राइंगल बना के भी लिख सकते हो, बट क्यों बनाना है, ठीक है ना। 60 डिग्री के लिए यहाँ पर ये √3/2 आ जाएगा एंड कॉस का वैल्यू आपका 1/2 आ जाएगा, राइट। सो वी हैव साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यूज, वी हैव स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर मेरे पास में यहाँ पे एंड पॉइंट आ जाएगा तो ये जो हमसे पूछ रहा है क्या वो पी क्यू डिस्टेंस पूछ रहा है? जल्दी एक बार कंफर्म करके बताओ।
और पी क्यू डिस्टेंस को ही हमने आर नाम दिया है, क्योंकि पैरामेट्रिक के आइडिया को फॉलो करते हुए हम यहां पे इस चीज को आर ही तो बोलेंगे। पी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, डायरेक्शन आपको यहां पर पता चल चुका है, कितना दूर जाके आपको यहां पर जो है अपना क्यू पॉइंट मिलने वाला है ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक है ना, फिर से सवाल पढ़ लो। बच्चे कई बार इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, सर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, पैरेलल लाइन लिखने के लिए ये स्लोप और ये पॉइंट की मदद से मैं एक पीक्यू लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूं। पीक्यू लाइन की इक्वेशन लिख के इस गिवन लाइन के साथ में सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास में क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके मेरे पास में पीक्यू आ जाएगा। दैट साउंड्स लाइक अ वैलिड अप्रोच, लेकिन इस क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देखना आपकी कैलकुलेशन बहुत खराब बनने वाली है। ठीक है ना, अगर आप क्यू निकालने की कोशिश करोगे तो आपको एकदम गिव अप करने वाली फीलिंग आएगी कि नहीं यार मैं तो यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक है ना, जबकि पैरामीट्रिक से अगर सॉल्व करोगे तो आपको अपना आंसर काफी इजीली निकालते आने वाला है। ठीक है ना, तो सुनो, वो करके देख लेना, देखना है तो। ठीक है ना, क्या करना है, ये रहा स्लोप, ये रहा पॉइंट, ये रहा लाइन का इक्वेशन, ये वाला गिवन लाइन, ये लाइन हमने खुद से निकाली है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड पी पॉइंट जो ऑलरेडी गिवन था उसके बीच में डिस्टेंस, ये रहा यहां पे कहीं ना कहीं आपका आंसर। ठीक है ना, करके देखना। सजेशन अभी मेरा ये है कि हम तो ऐसा करते हैं कि पहले क्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, सो क्यू निकालने के लिए हम यहां पर पैरामीट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, पैरामीट्रिक की इक्वेशन का। सो कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स1, स्टार्ट कर रहे हैं 2, 3 से, x माइनस एक्स1 अपॉन कॉस थीटा इज 1/2 एंड y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा विच इज √3/2 इज इक्वल टू r, है ना, ये डिस्टेंस हमें यहां पर मिला है। सो मैं फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर करता हूं तो x का वैल्यू निकल कर आता है मेरा कितना, 2 + r/2, और ऐसे ही सेकंड एंड लास्ट को कंपेयर अगर मैं करता हूं तो y का वैल्यू कितना निकल कर आता है, ये निकल कर आता है 3 + √3r/2। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ है, इससे ये बेनिफिट हुआ है कि आपको q का कोऑर्डिनेट अगर ये पता चला है, अगर आपको पता है कि ये q का ही कोऑर्डिनेट है, जो कि हम जानते हैं कि ये q का ही कोऑर्डिनेट है, तो फिर इसने तो हमारी ओरिजिनल लाइन के ऊपर सेटिस्फाई करना चाहिए ना। देखो अभी तक हमने लाइन की इक्वेशन जो है इसको तो उठाया ही नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि लॉजिक क्या कहता है कि ये जो पर्टिकुलर आपका क्यू पॉइंट निकला है, इट हैज टू लाई ऑन द लाइन। ठीक है ना, इट हैज टू लाई ऑन द लाइन, इट लाइज ऑन विच लाइन, 2x माइनस 3y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इस पे कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपका लाई करना चाहिए। ठीक है ना, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट इट। अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ x विच इज बेसिकली 2 + r/2, फिर आ जाएगा -3 टाइम्स ऑफ 3 + √3r/2 एंड देन प्लस 28 इज इक्वल टू 0। राइट, सो मैंने यहां पर पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर r के अलावा कोई अननोन क्वांटिटी बचा ही नहीं है। ठीक है ना, और r के अलावा कोई अननोन क्वांटिटी नहीं है, मतलब यहां से r आपका आ जाएगा और r ही तो निकालने के लिए बोला है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू दिस। ठीक है ना, इस लाइन के पैरेलल जो डिस्टेंस निकलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 3 वो निकाल के बताने, मतलब r की वैल्यू ही आपको इस क्वेश्चन में निकाल के बतानी थी। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते तो 4 + r बनेगा -9 एंड देन -3√3/2r ऐसा बनेगा एंड साथ में आ जाएगा 28, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, सो लेट अस टेक r वाले टर्म्स ऑन द अदर साइड। सो आपको यहां पर मिलेगा क्या, आपको यहां पर मिलेगा 32 - 9, मतलब यहां पर आ जाएगा 23। सो 23 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3√3/2r - r। ठीक है ना, छोटा सा कैलकुलेशन यहां पर अभी बचा है, आप 3√3 - 2 यहां पर करवा लो, नीचे आपका 2 आ जाएगा एंड देन हम फर्दर r की वैल्यू कैलकुलेट अगली 2-3 स्टेप में कर लेंगे। ठीक है ना, सो 3√3 - 2/2 इंटू r, तो यहां से r का वैल्यू कितना आ जाएगा 23 इंटू 2 एंड नीचे आ जाएगा आपका 3√3 - 2। तो रैशनलाइज अगर आप यहां पे करना चाहते हैं तो 3√3 + 2 मल्टीप्लाई कर लो एंड 3√3 + 2 से डिवाइड कर लो। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a² - b² बनेगा विच विल बी 27 - 4 विच इज 23। तो 23 यहां पर आपका काफी क्लीनली कैंसिल हो गया है एंड इसलिए आंसर आपका 6√3 + 4 निकला है। ठीक है ना, 6√3 + 4, 6√3 + 4 मतलब फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया अप्रोच है ना। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप एक्चुअली कम स्टेप्स में और कम मेहनत के साथ में यहां पे अपने आंसर तक पहुंच रहे हो। ठीक है ना, लॉजिक क्या है कि उसने जो फाइंड करने के लिए बोला है डिस्टेंस, वो तो मैंने r माना ही है। सो नाउ क्वेश्चन हैज बिकम कि r का वैल्यू फाइंड करके बताओ।
ठीक है ना। और उसके लिए हमने यहाँ पर जो पॉइंट क्यू निकाला पैरामीटर की मदद से, उसको लाइन के ऊपर सेटिस्फाई करवा दिया, तो आर के अंदर हमारी इक्वेशन आ गई जिसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। सो दीज आर द काइंड ऑफ आइडियाज जो आपको पता होना चाहिए। एकदम स्टार्टिंग है ये आपके स्ट्रेट लाइंस का। अभी हमने क्या क्या कवर नहीं किया है, पॉइंट और लाइन जब साथ में आ जाएंगे, है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। एंड देन लाइन और लाइन साथ में आती है तो क्या होता है, अभी हमने वो डिस्कस नहीं किया है, जो उसके अगले वीडियो में हम यहाँ पे करेंगे, विच विल हैव डिस्कशंस लाइक एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, फैमिली ऑफ लाइंस, कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस, ठीक है ना, ये सारी बातें हम यहाँ पे लाइन और लाइन के साथ में डिस्कस कर रहे होंगे। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं फिर यहाँ पे अगली वीडियो में। आई होप आप यहाँ पे अब इसके बाद में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपके यहाँ पर जो जेई मेन के क्वेश्चन है आप उनको यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। जेई एडवांस में आपके यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइंस के एकदम प्योर क्वेश्चन है वो कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो भी आपका आगे का यहाँ पे टॉपिक है, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उन पे भी जब यहाँ पे सवाल बनते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेट लाइन को लिखने की जरूरत तो हमेशा पड़ ही सकती है। परपेंडिकुलर लाइंस का नॉलेज तो आपको इस्तेमाल करना पड़ ही सकता है, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पर जो आइडियाज है उनको प्रैक्टिस करते रहें। फिर भले ही आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे ना मिले आपके स्पेशली जेई एडवांस के अंदर, लेकिन कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप यहाँ पे कोई कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके अंदर स्ट्रेट लाइन लगेगा ही नहीं। डेफिनेटली लगेगा, लगता है। एंड आपको तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एज ए होल यूनिट एक साथ ही एज ए सिंगल चैप्टर ही मान लोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। इतना मिक्स होके यहां पर सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। चलिए, सो दैट्स इट फॉर द डे। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।